आज हमारे सामने एक कहानी है जो कुछ बहुत दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या अधूरा प्यार, अधूरा इंसाफ वाकई समय और मौत को भी मात दे सकते हैं? हम्म। हमारे सोर्स मटेरियल में राजस्थान के बूंदी शहर के एक पुराने राजमहल उदय विलास की कहानी है, जहां मतलब 30 साल पहले एक राजकुमारी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। और ये कहानी सिर्फ एक आप कह सकते हैं ऐतिहासिक घटना पर नहीं रुकती। ये हमें आज के जयपुर में ले आती है, जहां एक 19 साल की लड़की है, अनाया। हाँ, अनाया। और उसे ऐसे सपने आते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाती। एक महल, एक नीला कमरा और एक आवाज जो उसे प्रज्ञा कहकर पुकारती है। तो ये सिर्फ सपने नहीं है ना? ये अतीत की गूंज है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमें यादों, पहचान और नियति के बारे में क्या बताती है। चलिए इस कहानी के जरिए इन गहरे सवालों की तह तक चलते हैं। चलिए। तो कहानी की शुरुआत होती है अनाया की बेचैनी से। उसके ये सपने उसे परेशान कर रहे हैं। फिर एक दिन वो इंटरनेट पर उदय विलास महल की एक तस्वीर देखती है। अच्छा। और उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत अजीब होती है। मतलब उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसे पसीना आने लगता है। ये एक ऐसी जगह है जहां वो अपनी इस जिंदगी में कभी नहीं गई, फिर भी उसे ये जानी पहचानी लगती है। मेरा पहला सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये सिर्फ एक डेजा व्यू का मामला है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कहानी यहीं पर एक बहुत साफ लकीर खींचती है। डेजा व्यू मतलब किसी नई जगह को देखकर लगने वाला अपनापन। हाँ, जो हम सबको कभी कभी महसूस होता है। बिल्कुल। वो एक दिमागी धोखा हो सकता है, एक फ्लीटिंग फीलिंग। लेकिन यहाँ जो दिखाया गया है वो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, फिजिकल रिएक्शन। सही। कहानी ये कह रही है कि उसकी यादें सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि उसके शरीर में, उसकी आत्मा में बसी हैं। मनोविज्ञान में इसे कभी कभी क्रिप्टोमनेसिया से जोड़ा जाता है, जहां भूली हुई यादें सपनों के रूप में वापस आती हैं। लेकिन यहाँ कहानी इसे सीधे सीधे पुनर्जन्म से जोड़ रही है। एग्जैक्ट है। और कहानी इस संयोग को और मजबूत करती है जब अनाया को एक कॉलेज टूर पर बूंदी जाने का मौका मिलता है। मतलब किस्मत उसे खींचकर उसी जगह ले जा रही है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। उदय विलास महल पहुंचकर उसका बर्ताव देखने लायक है। वो दीवारों को ऐसे छूती है जैसे जैसे वो उसकी अपनी हो। यहाँ कहानी हमें सिर्फ बता नहीं रही, बल्कि महसूस करवा रही है कि उसका इस जगह से कोई गहरा नाता है। हाँ, और इसी मोड़ पर कहानी एक बहुत ही क्लासिक किरदार को सामने लाती है। हीरानंद। हाँ, महल का बुजुर्ग चौकीदार हीरानंद। ये किरदार सिर्फ एक महल का रखवाला नहीं है। ऐसी कहानियों में इन्हें गार्डियन ऑफ द थ्रेशोल्ड या कह सकते हैं सच का रक्षक। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो अतीत के सच को तब तक संभाले रखते हैं जब तक सही व्यक्ति यानी अनाया उस सच को स्वीकारने के लिए तैयार ना हो जाए। ये दिलचस्प है। तो हीरानंद सिर्फ एक गवाह नहीं है, बल्कि एक तरह का दरवाजा है जो अनाया के लिए अतीत का रास्ता खोलता है। बिल्कुल। और वो उसे देखते ही पहचान लेता है ना, उसे राजकुमारी कहकर पुकारता है। हाँ, और ये अनाया के अंदर चल रही उथल पुथल की पहली बाहरी पुष्टि है। पहली बार कोई और कह रहा है कि तुम वो हो जो तुम महसूस कर रही हो। सही कहा। बिल्कुल। ये कहानी का वो पल है जहां अनाया का आंतरिक संघर्ष बाहरी दुनिया से टकराता है। अब तक ये सब उसके सपनों और एहसासों की बात थी। लेकिन हीरानंद के शब्द इसे एक हकीकत बना देते हैं। हाँ, यहीं से रहस्य की परतें खुलना शुरू होती हैं। तो हीरानंद के इस दावे के बाद कि अनाया ही राजकुमारी है, कहानी आगे कैसे बढ़ती है? वो उसे क्या दिखाता है जिससे ये राज और गहरा हो जाए? वो अनाया को महल के उस हिस्से में ले जाता है जो आम लोगों के लिए बंद है, और वहां वो इसे 30 साल पुरानी कहानी सुनाता है। एक प्रेम कहानी। एक प्रेम कहानी, राजकुमारी प्रज्ञा और राजकुमार आर्यमान की। लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। सही कहा, इसमें साजिश का एंगल भी है। कहानी बताती है कि राज्य के मंत्री महेंद्र सिंह ने सत्ता के लालच में एक खेल खेला। उसने राजकुमारी के कमरे में आग लगवा दी और उसे एक हादसा बता दिया। असल में वो एक हत्या थी। और कहानी का सबसे दुखद मोड़ ये है कि इस हत्या का झूठा इल्जाम राजकुमार आर्यमान पर लगा दिया गया। हाँ, और यहीं पर वो प्रतिज्ञा आती है जो इस पूरी कहानी की नींव है। आर्यमान प्रज्ञा के शव पर एक कसम खाता है, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो जन्म जन्मांतर में मैं उसे वापस पाऊंगा। ये सिर्फ एक दुखी प्रेमी के शब्द नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की घोषणा है, नियति को एक चुनौती है।
इस एक लाइन से कहानी ये स्थापित कर देती है कि ये प्रेम कहानी मौत पर खत्म नहीं होगी। ये एक साइकिल की शुरुआत है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, पर एक सवाल है, क्या ये थोड़ा ज्यादा संयोग नहीं है कि जिस टूर पर अनाया जाती है उसी पर आरव नाम का एक लड़का भी मौजूद है, जिसका चेहरा राजकुमार आर्यमान जैसा है? कहानी इस संयोग को कैसे सही ठहराती है? देखिए, कई कहानियों में इसे सिर्फ डेस्टिनी या नियति कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर हम इसे कहानी के नजरिए से देखें तो ये शायद सिर्फ संयोग नहीं है। मतलब? हो सकता है कि उन दोनों की आत्माएं एक दूसरे को ढूंढ रही थीं। अनाया का उस टूर पर जाना और आरव का वहां होना, ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही बड़ी तस्वीर के दो हिस्से हैं जो अब जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये कहानी का तरीका है ये दिखाने का कि कुछ कनेक्शन इतने मजबूत होते हैं कि वो अपनी राह खुद बना लेते हैं। और ठीक उसी समय आरव वहां आता है। ये तो एकदम फिल्मी सीन जैसा लगता है, लेकिन कहानी के इमोशनल फ्लो के लिए शायद जरूरी है। बिल्कुल, कहानी यहाँ अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। हिरनंद का आरव को देखकर चौंकना, अनाया और आरव का एक दूसरे को देखना, ये सब उस बड़े क्लाइमैक्स की तैयारी है जो महल के नीले कमरे में होने वाला है। हाँ, उस नीले कमरे की बात करते हैं। ये वही कमरा है जो अनाया को सपनों में दिखता था। वहां पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। बेहोशी में क्या होता है? बेहोशी में वो सिर्फ एक सपना नहीं देखती, वो अपनी मौत को फिर से जीती है। वो आग, वो चीखें और आर्यमान का हाथ पकड़ने की वो आखिरी नाकाम कोशिश। हाँ, ये एक तरह का पास्ट लाइफ रिग्रेशन है जो बिना किसी हिप्नोसिस के हो रहा है। ये ट्रॉमा का वो एको है जो 30 साल बाद भी उसकी आत्मा में जिंदा है। और आरव का रिएक्शन क्या होता है? वो कुछ कहता नहीं, पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मुझे ये हिस्सा बहुत पावरफुल लगा। सही कहा। कहानी ने या डायलॉग का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक खामोश पल से सब कुछ कह दिया। इसे आत्मा का जागरण या सोल्स रिकग्निशन कह सकते हैं। आरव के आंसू इस बात की पुष्टि हैं कि उसे भी सब याद आ गया है। तो मतलब उनका मन भले ही एक दूसरे को ना पहचाने, लेकिन उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं। ये इस पुनर्जन्म की कहानी का भावनात्मक चरम है। अब वो सिर्फ अनाया और आरव नहीं है, वो प्रज्ञा और आर्यमान भी हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रोमांस के साथ साथ न्याय का पहलू भी बाकी है। हाँ, ठीक उसी समय पुराने मंत्री महेंद्र सिंह का बेटा विक्रम सिंह वहां आ जाता है। वो इस सच को फिर से दफनाना चाहता है। हाँ, क्योंकि अगर ये सच बाहर आ गया तो उसके परिवार का सम्मान और सत्ता सब कुछ चला जाएगा। वो उन सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करता है जो उसके पिता के खिलाफ हैं। तो कहानी यहाँ एक थ्रिलर का रूप ले लेती है। बिल्कुल। और सबूत मिलते हैं एक पुराने तहखाने से, राजकुमारी की डायरी और कुछ पत्र। ये एक और क्लासिक कहानी का एलिमेंट है, खोया हुआ सबूत जो सही समय पर मिलता है। सही। और ये सबूत महेंद्र सिंह के अपराध को साबित कर देते हैं। जब विक्रम का राज खुल जाता है तो वो हिंसक हो जाता है। वो हमला करता है और इस संघर्ष के दौरान वो उसी आग वाले कमरे में गिर जाता है जहां 30 साल पहले प्रज्ञा की मौत हुई थी। और वहीं जल जाता है। हाँ, यह कहानी एक पूरा सर्कल बनाती है। जिस आग ने 30 साल पहले एक प्रेम कहानी खत्म की थी और एक अन्याय को जन्म दिया था, आज उसी आग ने उस साजिश का अंत कर दिया और इंसाफ कर दिया। इसे ही पोएटिक जस्टिस कहते हैं, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक विलेन का अंत नहीं है, ये कर्म के चक्र का पूरा होना है। कहानी ये बता रही है कि अन्याय हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। देर से ही सही, लेकिन हिसाब बराबर होता है। हाँ, और प्रज्ञा की आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसे न्याय मिलता है। तो अंत में अनाया और आरव महल के बाहर खड़े हैं। 30 साल पुराना राज खुल चुका है, गुनहगार को सजा मिल चुकी है। अनाया पूछती है, हमारी कहानी अब पूरी होगी? और आरव का जवाब, इस जन्म में और हर जन्म में। ये एक बहुत ही आशावादी अंत है। हाँ, और ठीक उसी पल महल की खिड़की से एक नीली रोशनी निकलती है। ये एक प्रतीक है। किस चीज का? मानो प्रज्ञा की आत्मा, जिसे न्याय मिल गया है, अब मुक्त हो गई है। इस कहानी का सार यही है कि ये सिर्फ दो प्रेमियों के पुनर्मिलन की कहानी नहीं है, ये एक आत्मा की शांति की यात्रा भी है। बिल्कुल, जिसे अधूरा प्यार और अधूरा न्याय दोनों ने 30 साल तक बांधे रखा था। इस पूरी कहानी को समझने के बाद ये सिर्फ एक रोमांटिक फैंटेसी नहीं लगती। ये कहानी असल में हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ये बताती है कि कैसे कुछ रिश्ते, कुछ वादे और कुछ अन्याय की भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि वो एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी तक हमारा पीछा करती हैं। सही कहा।
ये कहानी इस विचार को बल देती है कि शायद हमारा अस्तित्व सिर्फ इस एक जीवन तक सीमित नहीं है। हमारी अधूरी कहानियां, हमारे अधूरे काम शायद अपना अंत खोजने के लिए लौटते हैं, चाहे उन्हें कितने ही जन्म क्यों न लेने पड़े। हाँ। तो ये कहानी हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारी भावनाएं और रिश्ते वाकई इतने शक्तिशाली हैं कि वो जन्मों का सफर तय कर सकते हैं, तो हम इस जीवन में जो रिश्ते बना रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उनका वजन कितना ज्यादा है।